नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में आज हम संविधान में सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। भारत की न्यायपालिका, न्याय की सबसे बड़ी इकाई यानी कि सर्वोच्च इकाई, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद राज्यों की बात करते हैं तो हाई कोर्ट होता है, देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो आज का विषय हमारा होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं। यहाँ से बनने वाले सवालों पर चर्चा करते हैं। इसके पहले संविधान में बहुत सी चीजें पढ़ा दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में संविधान की प्लेलिस्ट खोलकर वहां से पुराने सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय की बात। थोड़ा सा एक कदम पीछे चलते हैं इतिहास में। तो भारत में पहले सर्वोच्च न्यायालय की बात करें हम या न्यायालय की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी एक न्यायालय का गठन किया गया, एक न्यायालय बनाया गया। वहां से भारत में न्यायालय की नींव पड़ी। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब हम बात करते हैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट। आज का सुप्रीम कोर्ट जो कि नई दिल्ली में है, उसकी स्थापना कब की गई, उसका गठन कब किया गया, तो चलिए देखते हैं। उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। 28 जनवरी 1950 को स्थापना करने के बाद क्या हुआ, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान समय में नई दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रहा है, उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। अब सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक तौर पर भारत में कैसे है, क्या है, इसकी बात करें हम। संविधान में इसका क्या वर्णन है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता है, उसकी स्थापना का प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 124 में। आगे देखते हैं। हमने आपको बताया भारत की सर्वोच्च न्याय की सर्वोच्च इकाई है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया होगा वो फैसले भारत के किसी अन्य न्यायालय में यानी किसी भी और कोर्ट में चुनौती नहीं दिए जा सकते। जांच के लिए वहां से कोई याचिका नहीं हो सकती। फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उस पर पुनर्विचार या जांच सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। उस पर जांच की अपील सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी होगी, किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोच्च है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट। राज्यों में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय होता है। हाई कोर्ट किसके अधीन कार्य करता है, सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट है यानी कि निचली इकाई। सुप्रीम कोर्ट से निचली इकाई की बात करें हम तो हाई कोर्ट। चलिए आगे देखें। न्यायाधीशों की संख्या की बात किया जाए, न्यायाधीश कितने होने चाहिए, तो मूल संविधान जब बनाया गया तो वहां 7+1 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की वजह इतनी संख्या निर्धारित की गई, जिसे 8 बनाया गया। यानी कि टोटल कितने सदस्य हुए, 8। यानी 8 जजों की टीम सर्वोच्च न्यायालय बनी। ये संविधान का वो समय है जो मूल संविधान में है। फिर क्या हुआ, समय समय पर जरूरत के हिसाब से परिवर्तन होते गए, जो कि आपको पता हमेशा होते हैं, संशोधन होते हैं। तो वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में टोटल सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश यानी कि 34 हो चुके हैं। 33+1 एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश यानी सहायक न्यायाधीश। तो इस हिसाब से 34 हो चुके वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 125 की बात करें तो अनुच्छेद 125 में अब देखिएगा दो चीज। अभी क्या करते हैं, स्थापना। आपको बताया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, यह बात कौन कहता है, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना होती है, लेकिन करेगा कौन, करने का अधिकार किसका है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना, उसका गठन करना, उसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित करना, सदस्यों यानी जजों के लिए वेतन और भत्ते का प्रावधान, इन सब का फैसला कौन करेगा, संसद। भारत की संसद इन चीजों का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट की सेवा शर्तें, गठन, स्थापना, सदस्यों की संख्या, जजों का वेतन और भत्ते,
इन चीजों का फैसला सुप्रीम कोर्ट संसद करेगी। और यह बात अनुच्छेद 125 के तहत यह अधिकार संसद को दिया गया है। आगे बढ़े, आयु सीमा की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए उम्र की बात करें तो न्यूनतम कोई उम्र नहीं है, यानी कम से कम कोई उम्र की सिस्टम नहीं है। दूसरी बात करते हैं अवकाश प्राप्ति की, यानी कि ओवर एज की, तो 65 वर्ष है। 65 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्ति का समय है। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। तो ये हो गया इनकी नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये जज राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं जजों को उनके पद से हटाने की बात। जजों को उनके पद से हटाने की बात जब आती है तो क्या होता है, महाभियोग लाया जाएगा। अब आपको बताया गया महाभियोग, कई बार हमने आपको बताया है, तो इनके खिलाफ ही महाभियोग लाना होगा। कहाँ लाना होता है, महाभियोग संसद में लाया जाता है। कैसे, प्रावधान देखते हैं। पहली बात की शर्तें क्या है, दुर्व्यवहार यानी कि गलत व्यवहार करना, अक्षमता यानी कि क्षमता नहीं होने या ज्ञान की कमी होना। आगे लिखा है कदाचार यानी कि आचरण या व्यवहार की कमियां, यानी कि कोई भी इस तरह की कमी आए तो इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा संसद में। प्रावधान क्या है, चलिए यहाँ देखते हैं। संसद में लोकसभा राज्यसभा, तो संसद के हम लोकसभा की बात करें तो 100 सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य, इतने लोग मिलकर एक प्रस्ताव लाएंगे। राष्ट्रपति को संबोधित कर एक पत्र लिखेंगे, यानी राष्ट्रपति को संबोधित किया हुआ यह प्रस्ताव अपने अध्यक्ष, अगर लोकसभा की बात है तो अध्यक्ष को सौंपेंगे, राज्यसभा की बात है तो सभापति को सौंपेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। और उसके बाद क्या होगा, जब राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे, यानी इस प्रस्ताव पर जब राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे तब क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अन्य स्थान, ध्यान से यहाँ देखिए, कोर्ट से बाहर, सुप्रीम कोर्ट से बाहर किसी अन्य स्थान पर वकील और जज, वकील नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की बैठक बुलाएगा, यानी और जजों की बैठक बुला सकता है किसी अन्य स्थान पर। इसके पहले हैदराबाद और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में ये बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। तो यह हो गया राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अन्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश है वो एक अन्य स्थान पर यानी कि बाहर बैठक बुलाएंगे जांच के लिए, समझने के लिए। आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यताओं की बात करें तो पहली बात तो सबको पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, दैट्स कंपलसरी। तो भारत के न्याय के हिस्सा बनने के लिए, न्याय का हिस्सा बनना है तो न्याय नागरिक भारतीय होना चाहिए। तो पहली बात हो गई भारत का नागरिक। नेक्स्ट देखते हैं उसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, यानी कि कोर्ट्स में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक 2 या 2 से अधिक भारत के किसी भी न्यायालय या कोर्ट में 5 वर्षों तक जज के पद पर रहना होना चाहिए, यानी कि 5 वर्षों तक जज का कार्य पूरा किया हो, कम से कम 5 वर्ष या इससे ज्यादा, तो और वो भी कम से कम 2 न्यायालय या फिर इससे ज्यादा। तो ये तो हो गया। दूसरी योग्यता की बात करें आगे फिर, या 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में, किसी भी का मतलब कम से कम 2 न्यायालय, यानी कि 2 कोर्ट में 10-10 वर्षों तक या उससे ज्यादा वर्षों तक एडवोकेट के पद पर रहा हो, यानी अधिवक्ता एडवोकेट के पद पर रह चुका हो। इसके अलावा और जरूरी बात, राष्ट्रपति की नजर में यानी राष्ट्रपति की परख के हिसाब से विधि का जानकार हो, यानी भारतीय कानून का अच्छा जानकार हो। तो ये शर्तें हो गई। अगर ये शर्तें कोई पूरा करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की योग्यताएं रखता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 141 यहाँ देखिएगा। आर्टिकल 141 में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देगा वो भारत सरकार के अधीन यानी भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में मान्य होगा। क्योंकि क्या है, न्यायालय की सर्वोच्च इकाई, हमने आपको बताया न्यायालय की सर्वोच्च इकाई कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 141
के तहत सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला भारतीय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में सर्वमान्य है, यानी कि लागू किया जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर दो राज्यों के बीच या फिर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, किसी भी दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है, उसका फैसला कौन करेगा? उसे स्वयं सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। यानी उस मुद्दे पर विचार विमर्श किसी भी चीज की सुप्रीम कोर्ट में ही बातचीत होगी, क्योंकि दो राज्यों का मामला है, हाई कोर्ट का कोई फैसला वहां मान्य नहीं होगा, क्योंकि दो राज्यों की बात है। ये बात कहाँ है? अनुच्छेद 131। तो अनुच्छेद 131 में ये क्लियर होता है कि दो राज्यों के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है, वही सुलझाया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो लाइन के वन लाइनर क्वेश्चन पर ध्यान दे लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक इकाई है, भारत की सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची। तो देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब कि उससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय, आप वहां अपील कर सकते हैं। आगे बढ़े, सार्वजनिक विषयों पर, अगर देश के हित के लिए किसी कार्य के लिए जब सार्वजनिक विषय है उस पर कोई फैसला या कोई प्रस्ताव आया है संसद से, राष्ट्रपति की मंजूरी देनी है, तो ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह ले सकता है, चीफ जस्टिस से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, और ऐसा बार बार होता रहता है। तो राष्ट्रपति कभी भी किसी भी मुद्दे पर, किसी प्रस्ताव पर, संसद द्वारा भेजे गए किसी प्रस्ताव पर अगर जानकारी लेनी हो, परामर्श लेनी हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जज से ले सकता है। चलिए, अनुच्छेद 143 में ये लिखा गया है। तो अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति जज से सलाह लेगा। आगे बढ़े, पुनर्विचार और सुधार परिवर्तन। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसले या किसी मुद्दे पर फैसला दे दिया, निर्णय दे दिया, दूसरे लोग या कोई भी उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो क्या करेगा? किसी निचली अदालत में अपील करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह निचली अदालत के चुनौती के योग्य नहीं है, अनुमान्य नहीं है। फिर क्या करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट के सामने समक्ष स्वयं यानी फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा, यानी कि आप इस अपने फैसले पर फिर से विचार कीजिए, जांच कीजिए। तो पुनर्विचार, दिए हुए फैसले पर फिर से विचार करना, उसमें जरूरत के हिसाब से सुधार या परिवर्तन करना सुप्रीम कोर्ट का कार्य है, और यह अधिकार अनुच्छेद 137 के तहत है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर दोबारा से विचार या जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है, अनुच्छेद 137 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 139 क्या कहता है? अनुच्छेद 139 कहता है कि यह एक अभिलेखीय न्यायालय है। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 129, मैंने 39 बोल दिया था और फिर साउंड की प्रॉब्लम, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए इधर देखते हैं, 129 अनुच्छेद 129 के तहत क्या है? यह एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेख क्या होता है? लिखित दस्तावेज, लिखित दस्तावेज अभिलेख कहलाते हैं। तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। अब हम बात करते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह हुआ, आपने इतिहास में पढ़ा है, अभिलेखों से यानी लिखित दस्तावेजों से हमने पुरानी जानकारियां प्राप्त की, हमने माना कि अगर वो लिखित दस्तावेज हैं तो वो रहा होगा। तो इस प्रकार से अब देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया अभिलेख, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिखा गया अभिलेख दूसरे न्यायालयों के लिए एक साक्ष्य यानी कि एक सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है और हमेशा यूज किया जा सकता है। तो इसका सबूत के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिलेख दिया है, यानी कि यह नियम सर्वमान्य होगा। तो यह हो गया अभिलेख। यहाँ देखिए लिखा है, साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अन्य न्यायालय में चुनौती दे ही नहीं सकते, चुनौती कहीं नहीं दे सकते। फिर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दे सकते हैं, बस ये कर सकते हैं। तो ये हो गया अभिलेख साक्ष्य यानी अभिलेखीय न्यायालय की बात। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको मूल अधिकारों में पढ़ाया गया था, मौलिक अधिकारों में।
अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों में पढ़ाया गया था, उसमें तरह तरह के प्रकार पढ़ाए गए थे जो आपके अधिकारों का बचाव सुप्रीम कोर्ट स्वयं करता है। यानी नागरिकों के कुछ खास अधिकारों का बचाव सुप्रीम कोर्ट स्वयं करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वयं, यानी कि डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील कर सकता है। अपने मौलिक अधिकारों की जांच और बचाव के लिए स्वयं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत अपना विचार अपील कर सकता है। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट की बात। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया। शब्द अगर चाहे तो मैं लिख देता हूं, हीरालाल जेकानिया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश की बात करें, यानी मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि अन्य न्यायाधीशों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। ये क्वेश्चन बार बार आता है। तुरंत दूसरा क्वेश्चन आता है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये सवाल आपके लिए। ये वीडियो आप जब भी देखें, वर्तमान में जो न्यायाधीश होगा आप उसे कमेंट में बताइए, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। तो दोस्तों ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, भारत की न्याय की सर्वोच्च इकाई। इसके बाद राज्यों के प्रति आता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का हमारा नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगा। हाई कोर्ट हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।